दोस्तों, सबसे पहले तो ईद मुबारक। और ईद के साथ साथ अक्षय तृतीया भी सबको बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सच मानिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस कोरम में ईद के माने होते हैं खुशी, आनंद। आज ईद, आज खुशी यहाँ उतर आई है क्योंकि खुशियों का, आनंद का एक अक्षय और एक संपूर्ण पिटारा आज हमारे हाथ लग गया है जी। दोस्तों, मैं, हालांकि ऐसा कहा गया कि गुलजार साहब को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, आवाज़ आ रही ना, अगर मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा तो आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस गुलजार साहब इन माय ओन वे। मैं इन्हें अक्षय वर्ड के माने तो आप लोग जानते ही होंगे, विच इज़ एवरग्रीन, विच इज़ एवरलास्टिंग, विच इज़ इम्पेरिशेबल, विच इज़ इनएग्जॉस्टेबल एंड विच इज़ सेक्रेड। तो मैं इन्हें ये सारी चीज़ें और साथ में खुशी, साथ में ईद इसलिए कह रहा हूँ, अक्षय इसलिए कह रहा हूँ, इम्पेरिशेबल इसलिए कह रहा हूँ, एवरलास्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत को चला रहे थे, उस वक्त से गुलजार साहब अपने गीत लिख रहे हैं, अपनी कविताएं लिख रहे हैं, अपना नस्र लिख रहे हैं, अपनी नज़्म लिख रहे हैं। और आज जब अब तक के भारत के आखिरी प्रधानमंत्री, जो कि 14वें प्रधानमंत्री हैं, 14वें व्यक्ति हैं, 17वें प्रधानमंत्री हैं, और वो जब देश चला रहे हैं, तब भी गुलजार साहब अपनी नज़में लिख रहे हैं, अपने नस्र लिख रहे हैं, अपने नाटक लिख रहे हैं, आत्मकथन लिख रहे हैं, आत्मकथात्मक चीज़ें लिख रहे हैं। और वो उतने ही मगन है और उतने ही सफल है जितना कि वो 60 साल पहले हुआ करते थे, जब से उन्होंने लिखना शुरू किया था चौरस रात नाम की उस चीज़ से जो पहली छपी थी आपकी कहानी। और इन 60 सालों में 60 से कहीं ज़्यादा किताबें गुलजार साहब की छपी हैं, गुलजार साहब ने लिखी हैं। और इसमें पता नहीं कितनी कहानियां हैं, इनका नॉवल है, बच्चों के लिए तमाम चीज़ें हैं, तमाम एल्बम्स हैं, तमाम कैलेंडर्स हैं। अब कहें गुलजार जैसा बड़ा शायर कैलेंडर में क्या लिख रहा है, लेकिन क्यों कैलेंडर में हर सुबह एक अच्छी चीज़ पढ़ना क्या हमें एक ताजगी से नहीं भर देता, हमें एक नए सूरज से नहीं भर देता है। तो इन्होंने कैलेंडर्स भी लिखे, इन्होंने पोस्टर्स भी लिखे। और अगर आरुषि के लिए भोपाल में वो बच्चे जो स्पेशल किड्स हैं, उनकी अगर आप चीज़ें देखें तो उन्होंने क्या क्या लिखा है जो कि उन स्पेशल बच्चों में एक नई जान डाल देता। तो और ये सब कुछ उन्होंने बड़ी सफलता के साथ किया है। अगर सफलता की बात करें दोस्तों, तो कोई इनकी हिंदुस्तान में बराबरी नहीं कर सकता है। 22 फिल्म फेयर अवार्ड्स हिंदुस्तान में अगर किसी शख्स को मिले हैं तो सिर्फ गुलजार साहब को मिले। इनके बाद में नाम आता है अमिताभ बच्चन का, जिनको 15 मिले। तो 15 और 22 में बहुत फर्क है, कम से कम 7 का फर्क है। उसके बाद अगर आप चलिए तो हिंदुस्तान के लिए पहला ऑस्कर एकेडमी अवार्ड एज अ राइटर अगर किसी ने जीता है तो वो गुलजार साहब ने जीता। इनके जीतने के तमाम वर्षों बाद इस साल चंद्रा बोस जी ने जीता, लेकिन पहला अवार्ड जीतने वाले हिंदुस्तान के लिए गुलजार साहब। और इतना ही नहीं, फिल्मों की बात अगर छोड़ दें तो हमारी साहित्य अकेडमी जो है, एकेडमी ऑफ लेटर्स एंड लिटरेचर, उससे सम्मानित व्यक्ति गुलजार साहब। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो असम यूनिवर्सिटी के चांसलर बैठे हैं आज आपके बीच में गुलजार साहब। और अगर फिर दोबारा फिल्मों पे जाएं तो फिल्मों के लिए 5 नेशनल अवार्ड्स और फिल्मों का भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो जीतने वाले व्यक्ति पद्म भूषण आदरणीय गुलजार साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं दोस्तों। और भाई, मैं गुलजार साहब को भाई कहता हूं। मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता है कि इन्होंने 22 फिल्म फेयर अवार्ड्स कैसे जीत लिए, क्योंकि जिस उस्ताद के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया था और काम किया था, उस उस्ताद का भी रिकॉर्ड है, जैसे गुलजार साहब का रिकॉर्ड है। डायरेक्शन के फील्ड में
7 फिल्म फेयर अवार्ड्स किसी ने नहीं जीते हैं बट फॉर गुलजार साहब उस्ताद, यू नो, बिमल रॉय साहब। तकरीबन 150 फिल्मों के लिए लिरिक्स, 22 फिल्मों के लिए डायलॉग्स, 14 फिल्मों के स्क्रीन प्लेस, 22 फिल्में डायरेक्ट करने वाले इस इंसान ने मेरे अपने, मौसम, मीरा, माचिस से होते हुए, आंधी, अचानक, इजाज़त, कोशिश को छूते हुए हुत्तुत्तु तक पहुंचने का लंबा एक सफ़र तय किया है। और इसके अलावा टीवी के लिए अगर आप याद करें तो मिर्ज़ा गालिब जैसा क्लासिक, किरदार जैसा क्लासिक और तहरीर मुंशी प्रेमचंद की जैसा क्लासिक रचने वाले आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनको बहुत 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 सलाम करता हूँ। But today, friends, our focus is going to be on his poems because of the book which just got released in front of you is about the poetry of Gulzar Saab, the Moonsmith Gulzar orbiting the celebrated words. And this wonderful book has been researched and written by none other than Shailja Chandra, or more correctly, as Hawakal people were saying, Dr. Shailja Chandra, which is an important kind of a prefix to her name, because she is a doctorate and she has been an educator, a teacher, apart from being a broadcaster in Sydney, Australia. And she was a professor of environmental sciences and of sustainability, a job which she left only to pen this book. She has taken 8 years to write this book. और ये बार बार लिखती थी, बार बार गुलजार साहब के पास आती थी और नई बातें जानती थी और फिर लिखने लग जाती थी। कुछ वैसे ही जैसे 15-16 साल में मार्क्स ने अपनी दास कैपिटल पूरी की थी, वैसे इन्होंने 8 साल में, ये दास कैपिटल से बहुत छोटी किताब है साइज़ में कम से कम, तो इन्होंने 8 साल लिए इस किताब को पूरा करने में। एंड in this book she has unraveled the philosophical, the emotional, the existential themes of Sir's vast oeuvre of poetry. But now let me cut to the chase, as they say, and start the conversation which I am supposed to do here. पसीना सिर्फ मुझे आ रहा दोस्तों कि आप लोगों को भी गर्मी लग रही? हाँ, ऐसे मौक़ों पे अक्सर जी हाँ, पसीने आ ही जाते हैं। भाई आपके सामने तो और बेटा जरा माइक देखिए। चेक। ये ऑन है ना? यस। तो हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ नहीं, पसीने तो आ जाते हैं, पर पसीने जिनके छूट जाते हैं वो हाँ वो सब सुन के कि सब ये सही है भाई। उन्होंने गिनाए मेरे कर्म जितने अमाल हैं। हाँ, इन्होंने स्क्रीन पे लिखे, कहानियाँ लिखी, नज़में लिखी, गाने लिखे, पोस्टर्स लिखे और क्या कैलेंडर लिखे और क्या लिखा है, और कुछ नहीं आता था इन्हें, सिर्फ लिखना ही आता था, लिखते रहे। और ये सही बात है कि भाई लिखने के अलावा कुछ आता ही नहीं। कहीं कुछ भारतनाट्यम, कथक सीखा होता तो घुंघरू बांधते, आज मुजरा दिखाते, लेकिन सिवाय लिखने के कुछ नहीं आया, कुछ नहीं सीखा। उनकी तरह नहीं हूँ, क्योंकि अतुल जी की अपनी अचीवमेंट्स अगर देखिए तो सोशल लाइफ में जो कुछ उन्होंने किया है, और खुद उनके वालिद साहब से लेकर लेफ्टिस्ट मूवमेंट की तहरीक में जितना काम किया है उन्होंने, जो उसमें सोशल वर्क्स जितने किए हैं, लखनऊ में किए हैं, दिल्ली में किए हैं, और अब भी कर रहे हैं दिल्ली में। एक म्यूज़ियम भी आप वहाँ पे जी कई वो बना रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में है शायद, नहीं वो तो बन चुका है, लेकिन और मैंने 1 दर्जन म्यूजियम्स भी बनाए अलग अलग विषयों हाँ, पे। एक और तुम इस तरह के बड़े काम जो करते हैं वो तो ये करते रहे, हमें दिखाते रहे कि ये देखिए ये मुंशी है, सिर्फ लिखता ही रहा। हमें नहीं आया कुछ भी, और जमा करते रहे। हाँ, वो आपने नवाजा बहुत अवार्ड्स के साथ, तो वो तो करना था, उतना तो करना ही चाहिए था कम से कम। अगर हाँ वो करते रहे। और
ये ज़रूर हुआ कि ये चलते चलते कुछ लिखना सीखा, कुछ सीखते रहे, कुछ हमसे आगे, कुछ गुरु थे, कुछ मास्टर्स थे जिनको पढ़ा था, जिनमें मैं कहूँ कि मेरा तारुफ करा के गए बंगाल की निस्बत से, कि बंगाली ज़बान से जो ताल्लुक़ हुआ टैगोर से, और बहुत कम उम्र में टैगोर के तर्जुमे पढ़ लिए, तो एक पढ़ने का रुख मिल गया कि हाँ तुम्हें इस तरफ जाना चाहिए। हालांकि शुरुआत थी जहाँ मैं गोदाम में सोता था, वहाँ पे ये था कि जासूसी नावल पढ़ो, क्योंकि जासूसी नावल फिर आपको रात गुजारने के लिए आसान हो जाता है। हर तरह के थ्रिलर्स, जितने क्राइम, वो तीरथ राम फिरोजपुरी और शहजादा तबस्सुम से लेकर, ये दीज वर दी फेमस ऑथर्स ऑफ क्राइम नॉवेल्स के। तो पढ़ते पढ़ते वो एक लाइब्रेरियन ने, रिफ्यूजी बेचारा पाकिस्तान से आया था, एक कटारा डाला हुआ, वो मुझसे परेशान हो गया था कि ये रोज़ किताबें सारा ले जाता है मुझसे। उसने उठा के एक दिन ऊपर से एक किताब मेरे हवाले कर दी, दैट हैपेंड टू बी गार्डनर ऑफ टैगोर, एंड दैट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। तो वहाँ से वो रुख बदल गया लिखने का, तो सीख गए। तो वहाँ से वो, और बंगालियों से जो रिश्ता बना वो तो फाइनली वो चलता ही रहा, यहाँ तक एक बंगालियन के साथ ब्याह किया, तब जाके कहीं किनारे लगे तब कहीं पहुँचे, किसी किनारे पे आके रुके। तो लिखते रहे, उसका असर बहुत रहा, सीखते भी रहे, पढ़ते रहे, तर्जुमे करते रहे, ट्रांसलेशन करते रहे, लिखते लिखते, लेकिन बहाते रहे। ऐसा है कि जैसे आप एक किनारे पे नदी के बैठे हुए, वो कागज़ हैं आपके पास, वो लिखते हैं, उनकी बेड़ियाँ बनाते हैं, कश्ती बनाते हैं, बहा देते हैं, और फिर दूसरा कागज़ लिखते हैं, आप लिखते हैं, कश्ती बहा देते हैं। वो कश्तियाँ कुछ किनारे लगने लग गई, और उसमें से एक किनारे में कहीं ये कश्ती इनके हाथ आ गई, शैलजा के। और शैलजा जब आई, मिली मुझे, तो मैं आमदम बरसरे मतलब कि मैं मुद्दे पर आऊँ, बजाय इसके कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी बताऊँ। तो लेकिन ये कि ये जब आकर मिली, बिंदल साहब हमारे दोस्त हैं, यहाँ मौजूद हैं, और उनके साथ आई थी मिलने, कि सिडनी से आई हैं, ये आप पर किताब लिखना चाहती हैं। वरना पहले तो ये कोई जो वाकिफ ना हो तो ये पूछते हैं भाई मैंने क्या किया तो कहीं पुलिस स्टेशन से, या जैसे ईडी से आजकल लोग आ जाते हैं, तो घबराहट तो होती है ना, तो थोड़ी सी घबराहट थी। तो उन्होंने बताया, तो नीयत तो इनकी ठीक लगी, लेकिन जो ये लिख रही थी, मुझे उसमें एक बात बड़ी खूबसूरत लगी, जो पहले, क्योंकि इस करियर के दौरान में इतने जर्नलिस्ट से मिले हैं, मीडिया से मिले हैं, और वो पहला सवाल, पहली कविता आपने कब लिखी, आप कैसे फिल्मों में आए, तो आपको कैसा लगा जब पहला अवार्ड लगा, पहला फिल्म फेयर लगा, तो कैसा लगा। तो वो लगते लगते ही कुछ चोटें आई, चोटें भी उसी में लगीं। लेकिन इनका पहला सवाल ही है, उससे महसूस हुआ कि ये अलग एक सवाल था इनका, कि तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी तो नहीं। आपका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? बड़ा अच्छा लगा, ये तो कोई सवाल आया तो छूटा तीर की तरह। ये महसूस हुआ कि और दो एक सवाल इन्होंने जो पूछे मुझसे, तो कि मैं ये आर्टिकल लिख रही हूँ, मैं ये लिखा है आपके बारे में, आपके बारे में किताब लिखना चाहती हूँ, आपकी शादी और आपके गाने सुनती रही हूँ। तो लगा शी इज़ लुकिंग फॉर समथिंग बियॉन्ड मी, बियॉन्ड माई अपीयरेंस, कि ये सवाल इनके जो हैं, जो सामने सतह पे नज़र आ रहा है वो नहीं है, ये कुछ कुरेद रही है, इनके पीछे क्या है। तो वो बात बहुत दिलचस्प लगी, और जब इन्होंने कुछ थोड़ा सा पढ़ के सुनाया तो अंग्रेज़ी ज़रा सख्त लगी थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी पूरी,
और कुछ नया नया राइटर अपनी सारी नॉलेज एक ही जुमले में डाल देना चाहता है। ये हमेशा होता है नए राइटर्स के साथ कि बस इस बार इसी में डाल दो सारा कुछ, और जितनी ख्याल के अलावा जितनी नॉलेज है वो भी उसी में आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ख्याल है वो उलझने लगता है और आप खामखा अल्फाज से रौब दिखा रहे हैं, तो वो ख्याल जो था वो अच्छा खूबसूरत था, वो पीछे चला गया। तो ये थोड़ा सा तजुर्बा हमें लिखते लिखते आ चुका था, तो इसलिए कहा जो एक सेंटेंस आप लिख रही हैं वो एक पैराग्राफ बन गया है, इसके 8-10 जुमले बना दो, इजी हो जाएगा। हाँ, वो मैं कर लूँ, आई री राइट इट, तो आई से डू दैट। आपके सवाल बड़े पर्टिनेंट हैं, बड़े अच्छे हैं, और आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि आप जो तलाश कर रही हैं उसमें मुझे खुद अपनी राइटिंग की सतह नज़र आने लगी कि आप जब जो लाइन कहते हैं उसे जब उसे एक पर्टिकुलर सीन या पर्टिकुलर नुक्ते की नहीं होती, उसमें आप कुछ तहें पैदा करते हैं। तहें इसलिए पैदा करते हैं ताकि वो हर किसी को फिट हो जाए, जो पढ़ने वाला है वो उससे फिट हो जाए, उस साइज़ की। जिस तरह आजकल है ना, ऑल साइज़ की मोज़े भी बन जाते हैं, ऑल साइज़ के मोज़े बनते हैं, ऑल साइज़ के। तो लिखने में ये एक करामत अपने आप आने लगती है करते हुए कि इसकी एक और सतह भी है, इसकी एक और बात भी है, और कुछ लोगों के पकड़ लेने से पता चलता है अच्छा इसमें एक ये सतह खुल जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा खुद से तारुफ होने लगता है, परिचय होने लगता है कि आप जो कर रहे हैं उस काम की, वो उस काम कहाँ तक वो रोल करता है। और वही है जो अच्छे काम की, जो हमने बड़ों से सीखा है, वो ये कि क्यों गालिब की इंटरप्रिटेशंस आज भी चल रही हैं, क्यों 400 साल के बाद भी शेक्सपियर आज भी इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ गई है उन मिसरों की, क्योंकि वो कितने लोगों को कितनी तरह से छू के नहीं गया। तो मैंने इनसे एक मिसाल में बात की थी, मैंने कहा बीच पे 1000 लोग हैं, शाम के वक्त आते हैं और जो सनसेट देख रहे हैं, कितनी तरह से हर शख्स उस खूबसूरती को महसूस कर रहा है। वो एक से दूसरा नहीं मिलता, वो एक जैसा नहीं हो सकता, वो जो बदलता है वो उसकी इटर्नल खूबसूरती की बात है। और ये सनसेट, ये ग़ुरूब आफ्ताब, ये हर रोज़ एक जैसा नहीं होता, कभी नहीं हुआ, कितने करोड़ों साल गुजरे, एक से हमेशा अलग आया है। और इसीलिए शायर ज़िंदगी को देखते हुए जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, वो ना उसके दर्द, ना उसकी खुशियाँ, ना उसके एहसास जितने हैं वो बदलते चले जाते हैं, वो इसी तरह हैं वो। और हर शख्स अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है, और वो कहे हुए ये कौन सा कहाँ तक जाके डूब जाता है, उस शेर की उम्र उसके साथ साथ बढ़ती है लोगों के साथ। तो मुझे लगा कि आपने मेरी उम्र बढ़ा दी जब इसकी इंटरप्रिटेशन नज़र आने लगी, वो नज़र आने लगा, तो अच्छा लगा। पर एक बात जो मैं हर नौ उम्र से कहता हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादती करता हूँ, क्योंकि अपना सीनियोरिटी का फ़ायदा, बुज़ुर्गी का, बाल हो गए हैं तो बुज़ुर्ग हो गए, उसका फ़ायदा लेते हुए ये होता है कि भाई ऑथर बनने की जल्दी मत करो, लिखो, लिखते रहो। और सीखा यही है हमने कि भाई ये करते की विद्या है, ये करने से आएगी, ये लिखने की विद्या है, लिखने से आएगी। इसका कोई नाप तोल वो बालिश्तों से नापने से नहीं मिलता। तो लिखो ज़रूर, छपो, पब्लिश करो, मैगज़ीन्स में पब्लिश करो, ऑथर बन जाओगे, अपने आप बन जाओगे। लेकिन जब पहली नज़्म या पहला आर्टिकल, आई होप आई एम रेलिवेंट, आई एम रीचिंग, कि जो वो आप पढ़ते थे और हमेशा रख देते थे, दोस्तों को सुना देते थे, लेकिन जिस दिन वो छपी आई है सामने और अकेले में आप पढ़ रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, वो कहीं इन द बैक ऑफ माइंड है कि सब सुन रहे हैं, ये सब तक है, ये सब तक पहुंच गई है। तो देन यू स्टार्ट फीलिंग
कि नहीं ये कहीं गलत ना समझ लें, कहीं ये ना हो, तो यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर ओन वर्क। और जब आप अपना काम इम्प्रूव करते करते रद्द करना सीख जाओगे, अपना काम काटना शुरू करोगे, तो वहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। और ये करते करते इन्होंने, मैं जब ये छपवाने लग गई अपने आर्टिकल्स, तो मुझे अच्छा तो लगता था, मैं आई एम फीलिंग फ्लैटर्ड कि ये मेरे काम के बारे में लिख रही, तो मुझे लग रहा था यार ज़रा सा सहल करो, वर्बॉस लग रहा, ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज एक चीज़ और जो जहन में आती थी वो ये कि ओवर सेइंग से, ज़्यादा कहने से उसका तासुर, उसका इम्पैक्ट कम होता है, और कम कहने से इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ये एक बात है, ये सिर्फ तजर्बे से आ सकती है, और ये तजर्बा आपको हासिल करना पड़ता है, वहाँ तक करो। करते करते साहब इसने, शी स्टार्टेड राइटिंग सो वेल। आज 7-8 साल लगा दिए मेरा ख्याल ये किताब, इतनी सी किताब बनाने में, ये जो किताब बनाई है इन्होंने, और इतने सालों में। लेकिन अब वो महसूस हुआ हमने कि नहीं, और ये बिल्कुल सही है, सही वक्त पे वो जैसे फोड़ा और पक के फूट जाता है ना, ठीक हो जाता है। ये क्रिएटिविटी, ये तख्लीक भी ऐसी ही एक चीज़ है, वो फोड़े की तरह आपको कुरेदती रहती है। कभी आप उसे सहलाते हैं, कभी मरहम लगा देते हैं, कभी कुछ। जिस दिन ये फूट के निकल जाता है सिस्टम से, तो वो कवर हो जाता, तब वो ठीक हो जाता है। और वो फोड़े फूट गए, और ये इतनी खूबसूरत एक किताब पैदा हुई। एंड मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि पहली बार किसी ने ये नहीं कहा कि गुलजार साहब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, गुलजार साहब मोजरी पहनते हैं, गुलजार साहब ये नहीं कहा किसी ने मेरे काम पर उंगली रखी है। और मैं इंतज़ार करता रहा कि शायद कान भी पकड़ेगी, वो नहीं, कान नहीं पकड़ा उसने, लेकिन वो सारा। एंड दिस इज़ हाउ आई थिंक, जो आप पूछ रहे थे, मैंने इतनी तफसील में इसका जवाब दे दिया। विच आई तक शुक्रिया भाई। और दोस्तों, गुलजार साहब ने जो 60 से ऊपर किताबें लिखी, उसके अलावा गुलजार साहब पर और इनके काम पर 1 दर्जन से ऊपर किताबें लिखी गई हैं। लेकिन द काइंड ऑफ प्रेज विच ही हैज़ बीन सेइंग इन हिज न्यू वर्ड्स टुडे, he has also written in the book, in his blurb, which goes, "This is the first time it's an open heart surgery, and Shailja is the surgeon. She has touched deep down at the core of my poems. Most books about my works have not gone beyond the film lyrics or some popular ghazals, considering the popular choice of the people. But Shailja has gone beyond that and touched the soul." Shailja, बहुत बहुत मुबारक आपको, ये जो श्रद्धांजलि गुलजार साहब जैसे मून स्मिथ ने दी है। लेकिन आपकी पहली किताब थी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन अ लिटिल इम्पेशेंट टू कम आउट विद द बुक, बट ही हेल्ड यू बैक एज ही जस्ट सेड, एंड टोल्ड यू टू मैरिनेट मोर, टोल्ड यू टू पिकल इट मोर, क्योंकि एक बार अगर अच्छा अचार बन जाता है तो फिर वो 100 साल तक चलता है, ख़राब नहीं होता अगर अच्छा अचार बन गया है तो आपको ये जो बार बार इन्होंने होल्ड करके एक इतनी अच्छी एक काल जयी सी रचना बनाने में पे मजबूर किया आपको, तो ये प्रोसेस आपके लिए कैसा था? Before I say anything, I just want to express my immense gratitude to Gulzar Saab. Orbiting you and your words has been the greatest privilege of my life, and I shall always orbit you. Thank you so much. आप सबका भी शुक्रिया। मैं कह रही थी अभी किसी को कि this is the maximum city and this is my maximum dream. I cannot even imagine any dream bigger than this, that I'm sharing the stage with Gulzar साहब। आपका क्वेश्चन, और मैं एक जापानीज़ टर्म यहाँ पे बोलने वाली हूँ, किंटसुगी, सम ऑफ यू माइट नो इट। और मुझे वो मेंटस मीटिंग याद है, 2016 की थी, जब जो गुलजार साहब ने शेयर किया कि उन्होंने बताया मुझे कि सब्र करो, इसको और पकने दो, आर्टिकल्स छापो, और आई कैन सी द सीड्स ऑफ अ गुड राइटर इन यू, बट गो स्लो। और उस दिन मैं अपना फाइनल ड्राफ्ट लेके गई थी,
कि यही है, तैयार है सर। देखिए जब मैं वापस आई सिडनी उस मीटिंग के बाद, तो मुझे लगा कि जो एक ब्रेकिंग मेरे अंदर हुई उसमें वाइट गोल्ड से मैं जुड़ी, और जो उसकी वॉबी साबी है, उसकी ब्यूटी है उस टूटने में और जुड़ने में, वो बहुत खूबसूरत थी। और ऐसा एक मेंटर मुझे जो मिला, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई प्रिविलेज नहीं है कि गुलजार साहब मेरे मेंटर बने उस प्रोसेस में। तो मेरे लिए तो इस प्रोसेस का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था कि जो ड्रीम जैसा ना हो, चाहे वो ये टूटना ही था और फिर से जुड़ना था। Thanks. Friends, Shailja has very neatly divided poems of Gulzar Saab in 9 very clear chapters in a book. And the first one, let me begin with the first one. It's called Gulzar's Conversations with Erratic Khuda. भाई, बड़े मियाँ से आपका रिश्ता बड़ा मज़ेदार है। आपके लिए वो है भी और हर्जा है और वो गोरखधंधा है और वगैरह वगैरह, बड़े मज़ाहिया ढंग से आप उसे चैलेंज भी करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कोट यू, ज़मी भी उसकी, ज़मी की ये नेमतें भी उसकी, ये सब उसी का है, ये घर भी, ये घर के बंदे भी। खुदा से कहिए कभी वो भी अपने घर आए। तो ये जो अब बताइए, एक बड़ा कमाल का जो आपका रिश्ता है बड़े मियाँ से, जी हाँ। जो कि है भी और नहीं भी है, नहीं भी है और हर्जा भी है, वो ज़रा उस पर कुछ तफसील से आप। बिल्कुल ठीक है। मैं बड़े मियाँ जब कहता हूँ तो एक रिश्ता तो बनता है उसी से कहने से, वरना मैं उन्हें खुदा और अल्लाह ताला और भगवान हे परमेश्वर वो कहता हूँ। मैं तो बड़े मियाँ कहता हूँ उनसे जब बात करता हूँ, है ना। तो रिश्ता तो आपको उसमें नज़र आता है। और इसमें है भी और नहीं भी, ये वजाहत आप कीजिए या बताइए कि ऐसे कैसे कि है भी और नहीं भी। और तो रिश्ता तो है जब मैं इस तरह से बात करता हूँ। और मैं अगर सब कुछ वही करता है तो भी मैं देखता हूँ। और मैं सब ये भी कहता हूँ जो आपने त्रिवेणी पढ़ी है कि भाई ये सब सारे बंदे हैं जितने, ये भी तेरे हैं और ये ज़मीन भी तेरी है और ये सब कुछ तेरा है। तो कभी अपने घर भी आया करो। हाँ, कभी नज़र तो आओ भाई। अब या तुम मुझसे छुपते फिर रहे हो और या आंख चुराते हो मुझसे, और सड़क के दो किनारों पे चले जा रहे हैं हम। वो भी एक नज़्म है कि हम सड़क के आर पार चल रहे हैं हम एक किनारे पे, और वो किसी ने इंटरप्रेट कर लिया कि ये शायद अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ट्रांसलेशन में शी लिखा कि आई एंड शी इज़ टॉकिंग ऑन दिस, शी इज़ ऑन द अदर साइड। और मैंने बड़ा क्लियरली कहा ये मेरा ये रिश्ता है उनके साथ, दिस इज़ माई रिलेशनशिप, वी आर वॉकिंग ऑन द सेम रोड, गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन आप उस तरफ से जब तुम जाते हो, तो मैंने जब भी देखा है तो मेरी कभी नज़र तुमसे नहीं मिली, तुमने नज़र कभी नहीं मिला है मुझसे। और तुमने जो कुछ कहने की मुझे कोशिश की है, तो बीच में ये जो आमद व रफ्त है, ये जो ट्रैफिक है, इतने सारे फेथ्स का है। वो फेथ नहीं कहा, मैंने कहा जो बीच का ये जो ट्रैफिक है वो इतना ज़्यादा है कि तुम्हारी बात डायरेक्टली ना तुमने मुझसे कही और डायरेक्टली मुझ तक पहुंची नहीं कहने वाले। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक ऑफ सो मैनी इंटरप्रिटेशन ऑफ यू, जो तुमने बात कहने की मतलब मैं साथ साथ इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन नज़्म में उस तरह से नहीं है। नज़्म में यूँ है कि रास्ते के ट्रैफिक की वजह से जो इतना है, तुमने अगर कुछ कहने की कोशिश की तो मुझ तक पहुँची नहीं, और मैंने तुम्हें देखा तो कभी नज़र नहीं मिलाई। अब या तुम मुझ छुप रहे हो, चेहरा छुपा रहे हो अपना, और या तुम्हें ये डर है कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा किसी मोड़ पे कहीं पहुँच के, शायद कहीं ये दो किनारे मिले तो शायद तुमने बात वाज़े नहीं की। बड़े मियाँ साफ बात करो या सामने आओ, कभी तो सामने आके दिखाओ। मतलब वजाहत ये नहीं कि आई वॉन्ट टू सी हिम एज ए मैन और एज ए ह्यूमन बीइंग, और बट प्रेजेंस अगर तुम्हारी है कि सब तुम ही कर रहे हो, तो हमने वो भी देखा है। भाई एक नज़्म हो जाए पिछली बार
मौजू पे एक नज्म अगर कुछ आप यही पढ़ दें। पिछली बार हाँ जी बिल्कुल यही है जी। कि भाई मैं देख रहा हूँ और आज भी देख रहे हैं, तो कहने का हक तो बनता है। अब माँ बाप से आदमी झगड़ता भी है ना, और गिड़गिड़ाता भी, माफ़ी भी मांग लेता है, लेकिन रो के पीट के भी मांग लेता है, लेकिन गिड़गिड़ाते तो नहीं है, गुलाम तो नहीं है। माँ बाप के साथ गुलामी की तरह तो कभी नहीं बात करते हैं। और जब अगर देख रहा हूँ मैं, इफ़ यू आर दी ऑलमाइटी, तो मैंने तो उनके साथ शतरंज भी खेली है एक पोएम में है, कम एंड प्ले चेस विद मी, लेट मी सी। तो आई प्लेड दैट ऑल्सो। कि पिछली बार मिला था जब मैं एक भयानक जंग में कुछ मसरूफ़ थे तुम, है ना। और ये कहने का हक है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार तुमने दिखाया। एक भयानक जंग में कुछ मसरूफ़ थे तुम, और नए नए हथियारों की रौनक से काफ़ी खुश लगते थे कि देखो मेरे आदम ने एटम बम भी बना लिया, है ना। इससे पहले अंतोला में भूख से मरते बच्चों की लाशें दफनाते देखा था। और एक बार एक और मुल्क में जलजला देखा, दी अर्थक्वेक। कुछ शहरों के शहर गिरा के दूसरी जानिब लौट रहे थे। दिस इज हाउ आई वॉच यू। तुमको फलक से आते भी देखा था मैंने। आई हैव सीन यू कमिंग डाउन फ्रॉम द यूनिवर्स। आसपास के सैयारों पर धूल उड़ाते, सैयारे इज दी प्लैनेट्स, मत रिकॉर्ड करो। तुमको फलक से आते भी देखा था मैंने, आसपास के सैयारों पर धूल उड़ाते, कूद फलांग के दूसरी दुनियाओं की गर्दिश, तोड़ ताड़ के गैलेक्सीज के महवर। जब भी ज़मीन पर आते हो भौचाल चलाते हो और समंदर खौलाते हो, बड़े इरेटिक लगते हो। कायनात में कैसे लोगों की सोहबत में रहते हो तुम? You have a right to say that. If you have a relationship and if you have that intimacy, so then be honest and say it. I think that's where you are saying it to somebody to whom you belong or he belongs to you. तो कैसे रिश्ता है भी और नहीं भी। ये कितनी कमाल की बात है दोस्तों कि ये बहुत से शोरा ने, बहुत से पोएट्स ने भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया है, लेकिन जब भी मैंने देखा है जब क्वेश्चन करते हैं वो लोग इस रिश्ते को, इस अपने बड़े मियाँ को, तो एक बिटरनेस आ जाती है। यहाँ पे गुलजार साहब कितनी मिठास से बात करते हैं, वही जो उन्होंने कहा कि माँ बाप से आप कुछ कहते भी हैं तो इतनी मिठास से कहते हैं, और क्वेश्चन भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। और मतलब ये जो कमाल का जो है, शैलजा आप गुलजार साहब को कहती हैं अपनी किताब में कि ही इज़ अ सूफी साइंटिस्ट who celebrates the mastery and the mystery of the ब्रह्मांड। प्लीज़ एलैबोरेट ये जो आपने जो बात कही है अपने गुलजार साहब के बारे में। तो मैंने एक ब्लेंड ऑफ वॉइस देखा। जैसे एक तो ये वॉइस है जो बहुत ही इंटीमेट कन्वर्सेशनल वॉइस है, अपनेपन से बात कर रहे हैं, लेकिन नेवर लीविंग द डाउट कि तुम हो कि नहीं हो। मतलब वो प्रोबिंग भी चल रही है लेकिन एक अपनापन भी चल रहा है। वो ब्लेंड बहुत खूबसूरत था एक तो। और दूसरी मैंने एक बात, एक पैटर्न जो पकड़ा अपने ऑर्बिटल से, वो ये था कि जो रिचुअलिस्टिक साइड ऑफ एनी रिलीजन है उस पर सर ने बहुत कटाक्ष किया और बहुत ही खूबसूरती से बात अपनी एक्सप्रेस करी है कि हर दवाई का एक एक्सपायरी डेट होती है और इसी तरह से धर्म की भी एक्सपायरी डेट होती है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वाह। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगी, जो शायद गुलजार साहब के दिल के सबसे करीब है, वो है खुदा की जगह ब्रह्मांड को देखना और उसमें अपना जो हमारा ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंस इन इनसिग्निफिकेंस है उसको एक्सेप्ट करके हमारा जो क्लेम है इस यूनिवर्स में उसको ले पाना। तो वो मुझे एक बहुत खूबसूरत वॉइस लगी। उसके लिए मैंने कहा था कि सूफी साइंटिस्ट जो कि ब्रह्मांड में अपनी जो प्रेजेंस है वो एक छोटी सी भी मानते हैं, लेकिन
वो फैक्ट भी है और उसी से ही हम अपना प्रेजेंस क्लेम भी कर रहे हैं, तो वो साइंटिस्ट भी हैं। आई होप दैट वंडरफुल कौन सी वंडरफुल। नज़्में ये? जी बहुत सारी नज़में थी सर। एक तो अच्छा, जी नहीं मुझे जो पढ़नी होगी मुझे बताइए। हाँ, मैं मिसाल के लिए हाजिर हो जाऊंगा। हाँ, इस चैप्टर तो से एक मैंने ही तो इस तरह क्वेश्चन की था सर। हरकतें बहुत की हैं। नहीं, इसमें से अभी पढ़ना नहीं है आपको। जी। नहीं, वो उनके पास है कुछ नोटेड। कितना छोटा है मेरा कद, वो वाली बात पे मेरी बात थी, पर नहीं, वो वरना इसमें नहीं है मैं जी। आपको ये इसमें नहीं है जी, हमने इसकी बात शेयर नहीं की थी, बट उनके क्वेश्चन पे मैं नहीं। दोस्तों मैं अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ता हूँ, और जिस दिन, आज नहीं कल नहीं, आज से आधी सदी पहले, तकरीबन 50 साल पहले ये लाइनें हम सब ने सुनी थी, उस दिन प्यार की डेफिनेशन ही बदल गई थी हम सब के लिए। लाइनें आप सबको पता हैं, फिर भी मैं याद दिला दूं। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के उन्हें रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। सर, प्यार को, मोहब्बत को, इश्क को, जुनून को जितने नए रूपों में देखा है आपने, और जब आप देख के बयान करते हैं तो हम सबको भी लग रहा है हाँ भाई हमारे दिल की बात ये वाली थी। हम तो कई दिनों से लगे हुए थे, पहचान नहीं पा रहे थे, अब पहचाना हमने। गुलजार साहब ने हमको दिखा दिया कि बात ये वाली, अब समझ में आई बात, जो मिस्ट्री जो है अब खुल के आई है। तो इतने प्यार के इतने डिमेंशंस को, इतने आयामों को कैसे आप पकड़ लेते हैं और फिर कैसे इतनी खूबसूरती से बयान कर देते हैं। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द स्टाइलिस्टिकली और द ग्रामर ऑफ राइटिंग, बट इन जनरली दिस होल मिस्टीरियस थिंग कॉल्ड लव, जो जैसा शैलजा लिखती हैं कि मिल जाए तो भी बुरा है और ना मिले तो और भी बुरा है, ये जो पूरा रिश्ता है इसको कैसे इतनी खूबसूरती से आप मुझे ये बताइए। अब ये प्यार मोहब्बत की बात तो अब इस उम्र में उस तरह से अच्छी भी नहीं लगती कहते है ना। हाँ, वो उस दौर में आप मुझसे पूछते जब मैं उन आँखों का जिक्र करता था, उन आँखों के, भाई हाँ वो महकती हैं, और वो किसी उम्र पे आके ये महसूस होता है कि यार देखो अब तुम ठीक से बात करो कि ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम, हाँ वो नहीं तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी कि वो ज़बानें याद नहीं रहती। और उसमें जिक्र ये है, एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, बहुत जी चाहता है तुम्हारे चेहरे को बोलूं, बुलाऊं बारिशों को, आप पाशी करूं और उगाऊं बहुत से चेहरे तेरे, लेकिन मेरी जान किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता, किसी की कायनात का हिस्सा नहीं मिलता, मगर मेरी क्यारी में लगे बूटे अब किसी को थां रखने, पैसे रखने की थां नहीं देते। वाह 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 वाह, क्या बात। तो वो वक्त की बात है। और रिश्ते भी है इस तरह से। मैं ये भी बता दूं कि मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा खुश रंग लिबास, मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा। मतलब वो जाते थोड़ी हैं रिश्ते कुछ, वो क्या आज शिब्रा ने, उन्होंने पूछा था कि लम्हे शाख से, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, तो वो रहते हैं रिश्ते वैसे ही, वो टूटते नहीं हैं, वो जाते नहीं हैं, वो जिंदा आपके साथ साथ चलते हैं। और अगर आसानी ढूंढो तो फिर कहना पड़ता है कि मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा खुश रंग लिबास, घर पे धोता हूँ हर बार उसे और सुखा के फिर से अपने हाथों से उस्त्री करता हूँ उसे। मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा खुश रंग लिबास,
घर पे धोता हूँ हर बार उसे और सुखा के फिर से अपने हाथों से उसे इस्त्री करता हूँ, मगर इस्त्री करने से जाती नहीं शिकने इसकी। वो जो क्रीजेस पड़ गई हैं, वो जो बल पड़ गए हैं, वो इस्त्री करने से नहीं जाते, और धोने से गिले शिकवों के चकत्ते नहीं छूटते, वो धब्बे नहीं जाते। जिंदगी किस कदर आसान होती, रिश्ते अगर होते लिबास और बदल लेते उन्हें हम कमीज़ों की तरह। क्या बात है। रिश्ते अगर होते लिबास और बदल लेते हम उन्हें कमीज़ों की तरह। Your chapter called Julaha the Weaver, you begin with a quote. I think it's from Oscar Wilde, where you say that in this world there are only two tragedies. One, not getting what one wants, and the other is getting what one wants. So how do you see this dichotomy in Gulzar Saab's poetry, and write the whole chapter on this dichotomy? So I think Sir's writing on love and relationship are one of my favorites, of course, and so nuanced and so inclusive. जब वो लव या इश्क की बात करते हैं तो वो उसकी मिस्ट्री और एनिग्मा की भी बात करते हैं, और साथ ही उसकी जो प्रैग्मेटिक साइड है उसकी बात भी नहीं भूलते हैं. तो हाउ लव म्यूटेट्स फ्रॉम द फर्स्ट इन्फैचुएशन टू एंड हाउ इट ग्रोज टू अनदर रिलेशनशिप लेवल, वो पूरा उनके वर्ड्स में एनकैप्सुलेटेड है. और उसी तरह से जब वो रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसकी रूट्स में लव हमेशा रहता है. सो इट्स अ वेरी सर्कुलर और वेरी इट्स साइक्लिक. इट कम्स बैक टू लव, लव grows into relationship and comes back to love. So I always thought that his sort of both love and relationship are an extension of each other, and sort of comes back into a cycle. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, वो जो 2 लाइंस मैंने इसमें भी कोट करी हैं कि वो एक बहुत खूबसूरत कनंड्रम है. जब I've said that it's like when living together ceases to be an option, but living apart is equally heartbreaking. And those 2 lines, I think it started my love with Gulzar Saab back in the 1990s. मैं एक आफ्टरनून की बात हमेशा बताती हूँ, और मुझे लगा मुझे इस बारे में कुछ तो कहना है कि मुझे ये 2 लाइन्स किस तरह से अफेक्ट करती हैं. Why are they so poignant? Why did I cry that afternoon, although I wasn't in a breakup or separation situation? तो मैंने 2-3 लाइन जो लिखी हैं मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ कि these intricately intertwined sentiments of separation seem to blend seamlessly and heart-achingly in Gulzar's writing on separation. The bitterness of unresolved egos that divide, though the bond of love and care still unites. The deep longing to bring back the bygone, though the unpleasant memories often torment. The deflating sense of incompleteness, though life goes on living. So this is what's fusing together to give me, that sort of sense of heart-aching poignancy. That's how I describe that conundrum. And it is a conundrum because it is so complex and so nuanced, and that's why those 2 lines impact us differently. Yes, Shadi, you're right. रिश्तों की बात कर रही थी तो चलिए मैं am interfering. क्या बात है, बिल्कुल. रिश्तों की बात है तो मैं बता दूं वो जो मैं जिक्र कर रहा था. तो हालांकि बात तो ये थी कि मेरे पढ़ने की बात नहीं थी, बात आपके पढ़ने की थी. आप तो पढ़ते ही नहीं हैं तो नज़्में, तो अब मेरे लिए कि मैं जैसे उसी रिश्ते की बात कर रहा था, मैं फिर से वही है इरशाद से वही बिल्कुल जिक्र के बाद बरसों के यूं मिली जैसे, बाद बरसों के यूं मिली जैसे झटपटे में चिराग रखते हुए तानपूरे पे हाथ पड़ जाए. है ना, झन्ना के. अब स्वानंद से अच्छा कोई इसको रिसीव नहीं करेगा. बड़े अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर.
बाद बरसों के यूं मिली जैसे झटपटे में चिराग रखते हुए शाम का चिराग जलाने गए थे, तानपुरे पे हाथ पड़ जाए। एंड देन उस इमेज को मैं देख रहा हूँ, चांदी भरने लगी है बालों में, उम्र तुम पर हसीन लगती है। क्या बात है, वाह। चांदी भरने लगी है बालों में, उम्र तुम पर हसीन लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हामला शाहें गुलमोहर फूला फूला रहता है। क्या बात है, वाह वाह। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हामला शाखें गुलमोहर फूला फूला रहता है। ये जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है। रात से नींद लंबी होती थी, रात से नींद लंबी होती थी, और नींद से ख्वाब और भी लंबे। बाल गिरते थे एड़ियों के नीचे तक, काट के आबशार का कद, बाल भी छोटे कर लिए तुमने। काट कर आबशार का कद, वाह। तो दोज इमेजेस विच रिमेन, रिश्ते जो रहते हैं, घूमते रहते हैं। आपने कहा तो मैं याद आ रहा था, और ये पहली बार ऐसा हुआ या दूसरी बार कि मैं इसमें ढूंढने से मिल गई। ये मेरे साथ काम करती हैं फरहाना मेम साहब, तो जो 20-25 साल से हैं मेरे साथ जी। वो टाइप करके उन्होंने ये सिखाया था मुझे, पर आई कुड नॉट, बट शी हैज डन अ बिग थिंग इन डूइंग इट। मैं पहली बार ऐसा हुआ, मज़ा आया। थैंक यू सर। शैलजा ने तो अभी दो आपकी बड़ी फेमस लाइनें पढ़ी थी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। मैं एक और लाइन पढ़ना चाहूँगा, वो भी शायद उस चैप्टर में, उसका भी जिक्र है, आपकी लाइनें। काश कि मैं आपका आधा भी पढ़ पाता। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। व्हाट अ पेनफुल पैराडॉक्स एंड आयरनी। हाउ डू यू reconcile with these paradoxes and these ironies, sir? ये जो देखिए, आप खाम मेरी पर्सनल लाइफ पे डाल रहे हैं। मैं तो फिल्म के लिए लिख रहा था, और वो स्क्रिप्ट मेरे सामने थी, कैरेक्टर मेरे सामने थे। अब मैं, आप देखिए, सबका काम तो नहीं है लिखना। मैं आपकी ज़िंदगी को देखता रहता हूँ, एब्जॉर्ब करता हूँ बहैसियत एक राइटर के, शायर के, और उसे मैं दर्ज करता हूँ। तो मैं आपके बारे में कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में थोड़ा ही कह रहा हूँ। आप अपनी बेवफाई खुद बताइए, मैं उसे क्यों पूछता? मैंने तो आपको अल्फाज दिए। और भाई चलिए, इस बात में तो आपने डाल दिया कि भाई मैं तो फिल्म के लिए लिख रहा था। लेकिन अब मैं कुछ लाइन पढ़ता हूँ जो आपने फिल्म के लिए नहीं लिखी है, अपने लिए लिखी है, अपने लिए लिखी है। और जब कहते हैं कि अ पोएट टॉक्स टू हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड लिसन्स, हमने सुन ली वो। और जहाँ आप ऐसी ही बात करते हैं, मैं यार जुलाहे की बात कर रहा हूँ। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या ख़त्म हुआ है, फिर से बांध के और सिरा कोई और जोड़ के उसमें, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो इस ताने में। लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। ठीक कहा, ठीक कहा। हाँ, मुझको भी तरकीब सिखा दी यार जुलाहे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा। ये नज़्म आपकी हो गई ना, मेरे थोड़े रहे। आप कह रहे थे ना शैलजा से कि अब कुछ तुम भी पढ़ो। जो
देखिए साहब, एक से ये तो रेडीमेड कपड़े हैं, जिसको जो फिट हो जाए वो पहन लेता है और बोल लेता है। अब ये उन्हें फिट हो गई बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, आपको पढ़ना भी अच्छा लगा। शैलजा, आईना नाम के चैप्टर में आपने ट्रूथ और रियलिटी से गुलजार साहब के सामना करने की बात की है। और गुलजार साहब लिखते हैं एक नज़्म में, अच्छे भले थे पूरे थे हर बात में मगर, अच्छे भले थे पूरे थे हर बात में मगर, आईने में देखा तो दो टुकड़े हो गए। हाँ, ये फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। सर अब आप पढ़ेंगे। नहीं, मैं अच्छे भले थे पूरे थे हर बात में मगर, आईने में देखा तो दो टुकड़े हो गए। इसके बाद एक लाइन और भी होगी। नहीं सर, इस किताब में तो नहीं है। शैलजा ने नहीं लिखी है पूरी त्रिवेणी, शैलजा ने जितनी लाइन लिखी है मैं उतनी ही आपको सुना रहा था। और इसके बाद में मेरा शैलजा से एक सवाल है छोटा सा। शैलजा, यू आर वेरी मुझे लगता है गुलजार साहब के साथ इतना 8 साल बिता के धीरे धीरे वो आप खुद इतनी पोइटिक हो गई हैं कि आपने इतनी पोइटिकली प्रोज अपना लिखा है इसमें इंग्लिश में। देखिए साहब, सर प्लीज़। मैं जब भी गुजरा इस आईने से, हाँ, ये आईने की बात कर रहे हैं कि भाई मैं ही था, अपने आप में मुकम्मल था, और आईना देखा तो दो हो गए, एक वो है एक मैं हूँ, दो हो गए। और इस आईने की गड़बड़ ये है कि ये मेरा अक्स ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मुझे देखता है, क्या है लाइन है नहीं जो दिखाई देता है, हाँ। आईने पर छपा हुआ चेहरा, है नहीं जो दिखाई देता है, आईने पर छपा हुआ चेहरा। तर्जुमा। आईने का अक्स बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर जो छपा हुआ चेहरा। आईने का ट्रांसलेशन, आईने का तर्जुमा सही नहीं है। क्या बात है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा ऊपरला देख रहा है, मेरे अंदर को देख ही नहीं रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो आईने का अक्स नहीं, ये आईने का, एंड आई यूज द वर्ड कि उसका तर्जुमा ठीक नहीं, ही हैज नॉट ट्रांसलेटेड मी करेक्ट, इट्स नॉट दी शो, सर, ये कुछ पढ़िए। ऐसा ही है। अरे साहब, मैं जब भी गुजरा इस आईने से, इस आईने ने कुतर लिया कोई हिस्सा मेरा। मैं जब भी गुजरा इस आईने से, इस आईने ने कुतर लिया कोई हिस्सा मेरा। इस आईने ने कभी मेरा पूरा अक्स वापस नहीं किया है। मैं जब भी आऊँगा, इट डजंट पे बैक माई रिफ्लेक्शन करेक्टली। मैं जब भी गुजरा इस आईने से, इस आईने ने कुतर लिया कोई हिस्सा मेरा। इस आईने ने कभी मेरा पूरा अक्स वापस नहीं किया है। छुपा लिया मेरा कोई पहलू, दिखा दिया कोई जाविया ऐसा, कोई एंगल ऐसा दिखा दिया कि जिससे मुझको मेरा कोई ऐब दिख ना पाए। आप जब खड़े होते हैं तब भी आईने के सामने ज़रा सा यूं मुँह करके देख रहे हैं, सीधा नहीं देखते, है ना, खुद भी कुछ गड़बड़ करते हैं। हाँ, कि जो नज़र आ रहा है ये नहीं देखना है मुझे, तो खुद ही आप कर रहे हैं। मैं जब भी गुजरा इस आईने से, छुपा लिया मेरा कोई पहलू, दिखा दिया कोई जाविया ऐसा, एंगल ऐसा, जिससे मुझको मेरा कोई ऐब दिख ना पाए। मैं खुद को देता रहूं तसल्ली कि मुझसा तो दूसरा नहीं है। ये आईना, आपने आईने की बात की तो ये सामने याद आ गया। जितना दिखाता है उतना ही छिपा भी जाता है। हाँ जी। Shelja, you call one of your chapters the Mona Lisa effect. I do know the Mona Lisa effect in the biological animal world, but how do you explain that in the realm of a poet and his poetry? ये Mona Lisa effect की जब आप बात करती हैं,
अच्छा, मुझे वो एनिमल वर्ल्ड वाला इफेक्ट नहीं पता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इफेक्ट वो देखा था जब आप आर्ट गैलरी में मोनालिसा के सामने खड़े हैं और आप मूव कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मोनालिसा सीम्स टू बी फॉलोइंग यू। सो वो ऑन लुकर इफेक्ट है। मैंने उस पर बात की थी कि जब भी मैंने गुलजार साहब की राइटिंग्स पढ़ी हैं, जैसे सोसाइटी पर, जैसे मैं अखबार के पन्ने पर अपनी तस्वीर ढूंढता हूँ, आज के दिन कितने मरे, आज का स्कोर क्या है, एहसास नहीं होता कि ज़िंदा हूँ। तो इस तरह की जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि वाई एम आई गेटिंग ड्रॉन इन टू दिस। मैं तो पढ़ रही हूँ, मैं अचानक इस नज़्म के अंदर कैसे आ गई। तो जी, तो इसलिए मैंने ये लिखा था कि ये जो गुलजार साहब्स वर्ड्स परसुएड अस टू रिज़ाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ पैसिव ऑब्जर्वर to become an active participant in a deeper, fuller experience of our existence, and they invoke the caring custodian in us. तो जब अपनी vulnerability और अपने responsibility को वो लिख रहे हैं कि कहाँ से ढूंढूं मैं हाथ अपने, कि मेरे हाथों पे और लोगों ने हाथ अपने चढ़ा दिए हैं। अजीब है ये निज़ाम जिसमें निज़ाम ने काट कर मेरे हाथ कायदों और फाइलों में छुपा दिए हैं। तो आई बिकम अ केयरिंग कस्टोडियन। तो मुझे लगा कि ये मैं इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि द वर्ड्स आर रीडिंग मी, आई एम नॉट रीडिंग द वर्ड्स। सो दैट्स द इफेक्ट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, सो आई यूज द मोनालिसा इफेक्ट बिकॉज द वर्ड्स आर फॉलोइंग मी। Wonderful. And I'm sure you must have enjoyed writing this chapter especially because this also brings in very close contact with the environmental world. और भाई जो इन्होंने इस चैप्टर की जो पहली जो नज़्म आपकी इन्होंने इसमें जो कोट की है, वो अगर आप हमें सुना सकें। मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा एक पेड़ कभी, मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा एक पेड़ कभी, इसमें होगी। और जहाँ पे कमाल की नज़्म है, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ी है, सुनी है या नहीं, आज वो मौका है। पढ़ देता हूँ। दैट्स अबाउट एनवायरनमेंट। जी, वो मेरा बैकग्राउंड है इसलिए। इनका क्योंकि बैकग्राउंड है और इन्होंने कई इस तरह की चीज़ें आपकी इसमें जो ग्रीन पोएम से इन्होंने काफ़ी रखी हैं, हालांकि थोड़ी सी मोनालिसा इफेक्ट में थोड़ी सी ज्यादती मेरे साथ की जा रही है कि ऑथर वो हैं, राइटर वो हैं, उन्हें जवाब देने चाहिए। काम आप मुझसे पूछ रहे हैं, आई एम ओनली अ सब्जेक्ट। बस ये पढ़ दीजिए फिर बस लास्ट। तो मैं मतलब सब्जेक्ट बोले जा रहा है, तो फिर ऑथर की क्या, औरत का ऑथर का काम है, जो उन्होंने किया वो बताएं। सफाई मैं दे रहा हूँ, सफाई देनी चाहिए। हाँ, ये environment which is a concern, and I've done a lot of work on environment and written a lot on work, and there's a full book with the name Green Poems. It's all about the environment, and of course my next volume about environment is also almost ready. I'm working for two things: environment and for children, particularly for children. मोस्टली ट्रांसलेशंस आते हैं हमारे यहाँ, या वो फिर पंचतंत्र और महाभारत से शुरू हो जाते हैं। आज के साथ जो रिलेट कर पाएँ बच्चे, वो कम है। तो आई हैव बीन राइटिंग अबाउट चिल्ड्रन, और वो किताबें भी हैं काफ़ी सारी। और ये इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है जो आपने जिक्र किया था, और जिसका तो दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट विच आई रोट के। और ये महसूस होता था कि भाई जिस तरह आप पौधा लगा रहे हैं, तो और हमें सिखा दिया था, तो अच्छा लगता था भाई पौधा लगा, और बच्चे को अच्छा लगता है कि पौधा मैंने लगाया, मैं उसमें जाके पानी देता हूँ उसका। तो बता भी देते हैं, घर वाले बड़े भी बता देते हैं कि इसको वो देखो उसमें ये डाल दो, उसमें ये उसको थोड़ा धूप में डाल दो, उस तरफ कर दो, तो इट स्टार्ट ग्रोइंग। एंड व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल यू लुक एट इट, जब पहली बार फूल आया तो यू आर वेरी हैप्पी विद इट। और यहाँ तक कि वो फूल माँ तोड़ के लगाने, हाथ मत लगाना मेरे पौधे को, तो यू देयर इज अ रिलेशन ग्रोइंग अप विद दैट पौधा, एंड दे आर लाइक योर कजन्स विच ग्रो अप विद यू। वो आपके रिश्तेदार हैं, वो कज़न्स हैं। और बड़े होते होते जब आप बड़े हुए हैं तो फिर तो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन बड़े होते होते यू नो देम सो वेल।
You talk to them also, and you talk about them also. तो उसमें एक आम का पेड़ है तो अब वो आपसे भी बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया. तो देन यू मेंशन व्हाट इट, वो मोड़ पे देखा है वो आम का पेड़ कवि मेरा वाकिफ है, बहुत सालों से हम जानते हैं. मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा पेड़ कवि मेरा वाकिफ है, बहुत सालों से हम जानते हैं. जब मैं छोटा था तो एक आम चुराने के लिए परली दीवार से कंधों पे चढ़ा था उसके, और जाने दुखती हुई किस शाख पे जा पांव लगा था, धाड़ से नीचे फेंक दिया था उसने मुझे, और मैंने खुन्नस में बहुत मारे थे पत्थर उसको. That's the way to grow. लेकिन सिर्फ बात वहीं पे ख़त्म नहीं हुई, धन खुन्नस हो गई उससे. और मेरी शादी पे मुझे याद है शाखें देकर मेरी वेदी का हवन गर्म किया था उसने. क्या बात. हाउ यू पार्टिसिपेट, ही इज पार्टिसिपेटिंग विद यू. और मेरी शादी पे मुझे याद है शाखें देकर मेरी वेदी का हवन गर्म किया था उसने. और जब हामला थी बीबा तो दोपहर में हर दिन मेरी बीवी की तरफ कैरियां फेंकी थी उसी ने. क्या बात. वाह वाह. शी वॉज इन फैमिली वे, शी वॉज इन प्रेगनेंट, तो खट्टी कैरियां तो खानी थी. और जब हामला थे बीवा तो दोपहर में हर दिन मेरी बीवी की तरफ कैरियां फेंकी थी उसी ने. वक्त के साथ सभी फूल सभी पत्ते गए, तब भी जल जाता था जब मुन्ने से कहती थी बीवा, हाँ उसी पेड़ से आया है तू, पेड़ का फल है. अबे हद हो गई, वो बेटे को मेरे, तब भी जल जाता था मैं जब मुन्ने से कहती थी बीवा, हाँ उसी पेड़ से आया है तू, उसी पेड़ का फल है. अब भी जल जाता हूँ जब मोड़ गुजरता हूँ कभी, खास कर कहता है क्यों सर के सभी बाल गए. मैं उससे कहता हूँ तेरे फूल पत्ते गए, मुझसे कहता है खास के सर के सभी बाल गए. आज सुबह से काट रहे हैं वो म्यूनसिपैलिटी वाले, मोड़ तक जाने की हिम्मत नहीं होती मुझको, उसको देखूंगा कैसे, उसका मुंह करूंगा. क्या बात. That's your relation with it. How you make a relation with a tree and you can describe it like your own human relations. This is a part of it. You Friends, should कितना be joined with, this is what we should tell children, how to relate with these trees and पौधे और वो सारे. दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है कि गुलजार साहब एनवायरनमेंट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं हिंदुस्तान भर में. यानी दोनों फ्यूचर में जो इन्वेस्ट करना है. और हम लोग जो हैं, और अक्सर हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हम सिर्फ पास पे डिपेंड करते हैं, उसी से लेते हैं, उसी का खाते हैं, उसी को लिखते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं. लेकिन फ्यूचर में इतना इन्वेस्ट करना ये बहुत ही ज़रूरी है. चलिए, आपका जो एक चैप्टर है वक्त की मौज, और मुझे लगता है कि वक्त पे तो तमाम पोइट्स ने, शोरा ने लिखा है, पर गुलजार साहब जब वक्त को मापते हैं तो एक कॉस्मोस के अलग आयाम सामने आने लगते हैं. शायद वक्त से इतनी उनसियत है गुलजार साहब को कि इसीलिए इन्होंने अपने नाती का नाम समय रखा है. पर दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अनादि अनंत लगातार चलता अविरल समय थम सा जाता है. कुछ ऐसे ही हुआ था 2 साल जब कोविड आए थे, सब कुछ रुक सा गया था. लेकिन उस रुके हुए वक्त में भी, उस मुंजमद वक्त में भी गुलजार साहब ने बहुत कुछ लिखा, और कोविड पे भी लिखा. क्या भाई कुछ आप बताया नहीं आपने? अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकर उस बात तो कर, उसकी बात तो बताइए आप. चलिए, क्या है कोविड पे सर, क्या आपने सोचा, कैसे लिखा आपने? हाँ नहीं, उसका कोविड के दौरान, कोविड में तो बहुत कुछ दिखा, साने देखे. और कोविड के एक बड़ी,
कोफ्त सी कि हमारे वो, बल्कि मवेशी आपस में बात कर रहे हैं कि देखो इंसान इंसान से डरने लग गया है, क्योंकि उनसे 6 फुट का फासला रख के चलते हैं, वो बैठते नहीं एक साथ। और मैं सूरज से बुद्ध पूर्णिमा पे पूरे ताब के साथ बुद्ध पूर्णिमा पे उठा हुआ, और उस पर वो नज्म नहीं मेरे पास, मुझे मालूम होता बता देते, मैं ले आता, बहुत सारी सुनाते आपको आज, लेकिन किसी और दिन सही। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा पे वो पूरी आबोताब के साथ निकला है, और मैं उससे बात कर रहा हूँ कि देखो चंद्रमा, तुम्हारी उम्र भी है तो उतनी जितनी ज़मीन की है, मगर तुम्हारे चेहरे पे उतनी ही रोशनी है, वो बुझी नहीं जिस तरह ज़मीन का चेहरा धूल में मिटने लगा है। और उससे कंपेयर कर रहा हूँ, उससे बता रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ गए नहीं ना बहुत लोग, यहाँ तो लोगों ने यहाँ पे उतरे और यहाँ पे आए और यहाँ पे बसे और कूट कूट के मिट्टी उड़ा दी, धूल बना दिया इस मिट्टी को। तुम अच्छा है, इन दिनों वबा फैली है, पता है ना, अच्छा है ज़मीन से क्या इतने दूर रहते हो और बादलों का मास्क पहने रहते और बादलों का मास्क पहन लेते हो। क्या बात है, क्या इस तरह की नज़में हैं। अब वो मैं नहीं है मेरे पास, तो मुझे मुश्किल है। आई विश कि मेरी एक 10% जावेद साहब की तरह मेमोरी मिलती ना। उस शख्स की, जावेद साहब की जो मेमोरी है 110% कमाल है, तो बहुत पूरा दीवान पड़ जाते हैं। मेरी मेमोरी, मुझे हर दफ़ा कागज़ उठा के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे कह दिया था अतुल जी ने कि ये तो लिखते ही रहते हैं। तो मैं तो लिखते ही रहता हूँ। तो इस तरह के कोविड के उस दौर से भी गुजरे। कोविड में बहुत कुछ हुआ, वो मैं किसी include दिन करूँ। सिर्फ कोविड पर बैठ के भी बात कर सकते, वाह वाह वाह, क्या बात। सिर्फ कोविड के बारे में। शैलजा ने भी सिर्फ जिक्र किया है कोविड अपनी किताब में, ताकि लेकिन वो उसकी फिर कभी ना हो। नज़में उसकी नहीं इन्होंने कोट की हैं। शैलजा, सूक्ष्म तरंगें कहाँ से आया है ये तो हमको पता है, लेकिन सूक्ष्म तरंगें से आपकी मुराद क्या है ये हम जानना चाहेंगे, और सूक्ष्म नहीं थोड़ा विस्तार से। चले, क्या चीज़? सूक्ष्म तरंगे आपको अमृता जी ने सूक्ष्म तरंगे बोला था, मैंने उस पर कुछ लिखा, मैं इस चैप्टर पे। चलिए, पर आप बताइए फिर, जी, वही मैं ढूंढ आप मुझे बताइए ना, ताकि मैं भी सीखता रहूँ कुछ तो। वो जो शायर था, चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था, गूंगी खामोशियों की आवाज़ें। जो इस तरह के आपके जो पोएम्स हैं जिसमें कि आप फ्यूज़ कर देते हैं सेंसेस को, या कुछ ऐसी सतह पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे एक कॉन्शियस माइंड नहीं, एक इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंगनेस वाली जो बात है, मैं उसको कुछ शब्द देना चाह रही थी। तो इस चैप्टर का नाम मैंने फिर वो रखा था सूक्ष्म तरंगे, आवाज़ की एक बूंद, एक्सप्लोरिंग सूक्ष्म तरंगे एंड पोएटिक सिनेस्थेसिया इन गुलजार्स वर्क। तो सूक्ष्म तरंगे या भावनाओं की तरलता जो है वो अमृता जी ने, आपको अमृता प्रीतम जी ने कुछ कहा था, तो मुझे लगा ये डिस्क्राइब करता है शायद इस क्वालिटी को जिसमें कि we are witnessing the act of an illusionist. That's how I tried to describe it. जैसे सूक्ष्म तरंगे मैंने कहा है कि it's the quality of touching the tender intersection of conscious and subconscious. कि दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। जी हाँ। तो मुझे लगता था कि ये जो क्वालिटी है इसको this sets you apart from your peers and your contemporaries, and it's something that is so quintessential to your work.
So I used or borrowed Amrita Preetham's word to ये describe. कुछ तशबीह देने का ढंग जिस तरह से हमारे यहाँ पोइट्री में, शायरी में है, सिमिली देते हैं किसी दूसरी चीज़ से, कि जैसे मैं इसी की बात कर रहा था कि सनसेट की, कि अरे क्या खूबसूरत पेंटिंग लग रही है ना। तो और बड़ी अच्छी पेंटिंग देखी जब सनसेट पे, तो कहा अरे रियल लगता है, देखो आसमान में, है ना। हाउ दे बिकम ईच अदर, उनको किस रुख से आप देखते हैं तो उस पर पता चलता है। तो वो तशबीहें मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि मैं उसको बजाय तशबीह को कोई दूसरी ढूंढने के, उसको अगर पर्सोनिफाई करके देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि दिमाग की गीली गीली सोचें टपक रही हैं, है ना। तो उसी को पर्सोनिफाई करके देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो नज़र नहीं आती उनको भी आप महसूस करते हैं, लेकिन कोई सॉलिड मादा चीज़ मिले तो आप तशबीह दें, लेकिन जिनको एब्स्ट्रैक्ट एहसास हैं उनको बजाय सिमिली ढूंढने के उनको मेटाफर बना लेते हैं, उनको उसी को पर्सोनिफाई कर लो, उससे मेटाफर बना लो, उसका फील जो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक्चुअली शेर की लाइन करने में मैं कहता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सही कहता हूँ, लेकिन ये कि ट्रांसलेशन करना, ये तर्जुमा करना इसलिए मुश्किल है कि आप उनके मानी सही देते हैं। आप डिक्शनरी को कंसल्ट करते हैं और अक्सर बजाय गुल्लू के गूगल को देखते हैं आप, बजाय वरना मुझे देखते, मुझसे पूछते लेकिन आप तो गूगल को पूछ रहे थे, तो गूगल आपको सही माने बताता है लेकिन सही एहसास नहीं बताता। तो मानी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो फील, वो जो शायरी का। आप कई बार कविता पढ़ने के बाद, गाना सुनने के बाद भी होता है कि आप सुन लेते हैं लेकिन वो गुनगुनाने भी लगते हैं और बाद में लफ्ज़ पूछते हैं वो क्या वो लाइन क्या है ये देखो, और गा के बताते हैं कि वो परिणीता में स्वानंद ने लिखा था उसमें। तो फिर आप ढूंढ रहे हैं, अल्फाज ढूंढ रहे हैं, तो वो फील जो आपके पास आए इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द लाइन विच यू आर सर्चिंग फॉर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील, कि मीनिंग से ज़्यादा वो फील है जो अल्फाज के अंदर है। तो अल्फाज के डिक्शनरी के मीनिंग नहीं होते, अल्फाज के शेड्स होते हैं। एक लफ्ज़ के कई सारे शेड्स होते हैं और वो लफ्ज़ों का सही शेड चुन लेना ही मेरा ख्याल है उसी को शायरी कहते हैं, वही शायरी है ना। तो बिल्कुल सर, वो ढूंढ लेना, वो फील बहुत इम्पोर्टेंट है, फील को रखना। और वही बड़ी चीज़ है कि शायरी में उसका फील है। तो मैं जब ये कहता हूँ कि दिमाग से गीली गीली यादें टपक रही हैं और उदास पानी, सुबह से देख कैसे उदास पानी बरस रहा है। अब वो फीलिंग उदासी की है, सुबह से जो कंटिन्यूस मोनोटोनस एक बारिश लगी हुई है और आपके 6 घंटे बैठे हो तो एक उदासी सी आ जाती है। तो पानी उदास नहीं है, सुबह से देख कैसे उदास पानी बरस रहा है, तो वो उदास पानी हो जाता है। तो इसलिए वो तशबीह को उस तरफ इस्तेमाल करने। और फ्रेंड्स शायद इसीलिए गुलजार साहब ने जी ये पता नहीं, अब मैं आपको सुनाऊं भी तो क्या सुनाऊंगा। एक ज़माना कल गुजरता था गली से। अब इसको पर्सोनिफाई करने वाली बात है। मैं सॉरी अगर शायद बड़ी बोर लगे ये नज़्म, पर एक सिर्फ वो पकड़ने वाली बात है टाइम को, टाइम या ज़माना, टाइम भी नहीं, वक्त भी नहीं, दौर की बात है, एक ईरा की बात है, एक दौर गुज़र रहा है, आप जिस दौर में हैं। और एक ज़माना कल गुज़रता था गली से, बड़ी रफ्तार में था। अब नाउ इट्स दी पीरियड, इट्स दी दौर जिसमें आप जी रहे हैं, जो बड़ी रफ्तार से निकल रहा है, इतनी तेज़ी के साथ जा रहा है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू पर्सोनिफाई इट कि एक ज़माना कल गुज़रता था गली से, बड़ी रफ्तार में था, ज़रा सा हट गया मैं उसको रास्ता दे दूँ। क्या बात है, वाह। बहुत रफ्तार से जा रहा है।
है ना, एट दिस क्या बात है। मैं हूँ जिस जगह पे। एक ज़माना कल गुज़रता था गली से, बड़ी रफ्तार में था, ज़रा सा हट गया मैं कि उसको रास्ता दे दूं, मगर मुमकिन नहीं था। वो टकराया, कहा देखो रुकोगे तो गिरोगे। वो टकराया, कहा देखो रुकोगे तो गिरोगे, न जाने कब कलाई फंस गई उसकी हज़ारों उंगलियों में। क्या बात है। अब वो कलाई फंस गई है उसके, इतनी हज़ारों उंगलियां हैं पीरियड की, दौर की, आपके दौर की, और घिसटता डगमगाता उठता गिरता चल रहा हूँ। मैं खुद से कह रहा हूँ अब रुकोगे तो गिरोगे, अब रुकोगे तो गिरोगे, रुकोगे तो गिरोगे, रुकोगे तो गिरोगे। यू हैव टू वॉक ऑन विद द टाइम, वक्त के साथ चलना। तो जो तशबीह आप कहती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको कैसे बना आप फील करते हैं। और मेरा ख्याल है इख्तिताम करने के लिए मैं पढ़ जाऊँ अब 2 एक नज़में और ख़त्म कर लें। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर। ये आ रहा है अभी, चलिए शैलजा, बिकॉज मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हूँ। बिफोर वी कम टू द, पढ़ देता हूँ, प्लीज सर, चलिए पढ़ दूँ एक और नज़म। प्लीज सर। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हूँ, एंड दिस इज अ क्रक्स, आई जनरली स्टार्ट विद दिस, क्या बात है। कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये सारा। वो जो आप कहते हैं कि बस लिखना है, मैं लिखना ही सीखा, पर क्यों लिख रहा हूँ। सर आपने कहा था अगर कि अपनी ज़बान अपने लिए, हाँ क्या, नहीं आप बोलिए। नहीं आप, मैं कहती आपने कहा था द एंटायर बॉडी ऑफ अ राइटर्स वर्क इज ऑटोबायोग्राफिकल। अगर It is आपसे कोई true. पूछते हैं कि आपने ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखी, बिल्कुल, तो हाँ ये मुझसे पूछा भी जाता है कि आपने ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखी, तो मैं जो लिख रहा हूँ वही तो मेरी ऑटोबायोग्राफी है। अगर वो नहीं समझे तो फिर और क्या लिखूँ, बाकी रहा क्या, छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। और इतने इंटरव्यूज़, इतने वो सब कुछ तो कह दिया, रुका रहा क्या, बाकी सब कुछ वही तो है जो मैं लिख रहा हूँ, वही ऑटोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है मेरी। बाकी ये कब निकला और कब आया और कब ऑडिशन से आया, कैसे आया, ट्रेन से आया, वो नहीं है। दैट्स नॉट द बायोग्राफी। बायोग्राफी इज़ व्हाट यू आर फीलिंग of your time, of your period, of your society, of your nation, of the world, of the whole entire तो भाई एक तरह से Glow. कहें तो साहिर साहब जो कह गए हैं परछाइयाँ। कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में बिल्कुल, जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। दैट्स द बायोग्राफी। बिल्कुल बिल्कुल सही शेर सुना है आपने, वो बहुत सही है। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, मेरी हकीकत जो है मैं वही है। क्या बात। ठिठरने लगता हूँ, कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, जैसे कंबल ले लिया, जैसे चद्दर ले ली। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, ठिठरने लगता हूँ, कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से। मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है। बिना नज़मों के मैं नंगा हूँ अंदर से, बिना नज़मों के मैं नंगा हूँ अंदर से। बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं, बहुत सी चोटें मैंने अपनी सिमिलीज़ के अंदर ढांपी हुई हैं, वो जो दे रहा हूँ। बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं, बहुत से दर्द सूजे सूजे लफ्ज़ों में छुपा रखे हैं मैंने। क्या बात, वाह। बहुत से लफ्ज़ सूजे सूजे लफ्ज़ों में छुपा रखे हैं मैंने। मुझे जब चोट लगती है नई एक नज़्म लिख कर ओढ़ लेता हूँ। वाह वाह, क्या बात। मेरी तो ऑटोबायोग्राफी हो गई। शैलजा, इफ बिकॉज आई एम गेटिंग सिग्नल्स, अभी हमको लोगों से सवाल भी 2-3 लेने हैं, लेकिन फिर भी एक बार किताब की शुरुआत से शुरू की थी, पहले चैप्टर से, तो आखिरी तक जाना ज़रूरी है। आपका आखिरी चैप्टर है मौत मुनसिफ है, और आई वुड लाइक टू कोट गुलजार साहब हियर इन वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स। कल कैलेंडर में जब सुबह होगी
कल कैलेंडर में जब सुबह होगी मैं कहीं नहीं हूँगा, मैं जो हूँ था हो चुका हूँगा। गुलजार साहब, हाउ डू यू सी डेथ, एज ए फाइनलिटी और एज अ न्यू बिगिनिंग? मैंने कहा मौत को आप किस नज़र से, किस नज़रिए से देखते हैं कि ये फाइनलिटी है, सब ख़त्म, या एक नई बिगिनिंग है, सब फिर से शुरू? मैं बताने की कोशिश करता हूँ सर। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, मेरी अर्थी उठाकर पीछे पीछे आ जाना। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, मेरी अर्थी उठाकर पीछे पीछे आ जाना। मैं थक जाऊं तो एक वृक्ष के नीचे जाके बैठूंगा। मैं थक जाऊंगा तो एक वृक्ष के नीचे जाके बैठूंगा। ज़रा तकिया लगा देना, उठा लेना यहाँ जब धूप आ जाए। वाह वाह वाह, उफ, वाह 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 वाह। ये हमारा कल्चर है, हमारे हिंदुस्तान में हमारा कल्चर जो हिंदुइज़्म का कल्चर है, जो ईस्टर्न कल्चर है, मैं सिर्फ हिंदुइज़्म नहीं है, हमारा ईस्ट का जो कल्चर है पूरा, उसमें मौत बड़ी लिरिकल है। मौत से खौफ नहीं है, मौत को खूबसूरत बना दिया गया है। और ये सिर्फ हमारे कल्चर में है, हमारे तमाम शास्त्रों में है, हमारे तमाम उसमें है कि इट्स वेरी लिरिकल। तो टेक इट एज, बस जाके एक जगह बैठ गए छाँव में, घनी छाँव में एक वृक्ष, धूप आएगी तो उठा दें। क्या बात। चलिए, आपने किताब पन्ना खोला हुआ है, कुछ शायद सुनाना चाहती हैं। लिरिकल पे मैं मौत तू एक कविता है, सोचा थोड़ा सुना दूं। क्या बात है। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुँचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो, न ये रात न दिन। जिस्म जब ख़त्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक नज़्म का वादा है, मिलेगी मुझको। क्या बात। So death is like a poem. That is like a poem. Shailja, your book ends with this chapter, but I'm sure this is not the end of this book, friends. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ शैलजा? मुझे लगता है जिस शख्स ने बिमल रॉय और शैलेंद्र जैसे लोगों के साथ काम शुरू किया हुआ हो, जिसने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के शोरा के साथ बैठ के अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की हो, जिसकी पहली फिल्म थी मेरे अपने, फिर थी आंधी, फिर थी माचिस, और आखिरी डायरेक्टेड फिल्म थी हुत्तुत्तू। ये सारी पॉलिटिकल फिल्में और उनकी पॉलिटिकल और समाजी नज़में और सोच इस किताब में मुझे ज़रा कम दिखती हैं। तो मुझे लगता है ये किताब अभी और लिखी जाएगी, या इसका एक और एडिशन चैप्टर पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्दी। ऐसा है क्या? बिल्कुल है। सोशियो पॉलिटिकल राइटिंग्स पे मुरारी लाल को अगर मैं मेंशन करूं तो मैं आपको एक त्रिवेणी दे देता हूँ जी, उस पे बना लेंगे चैप्टर, एक बनाइएगा जी। कि पर्चियां बढ़ रही हैं गलियों में। वाह। पर्चियां बढ़ रही हैं गलियों में, अपने कातिल का इंतखाब करो। ओ वक्त ये सख्त है चुनाव का। इट्स अ गुड नोट टू एंड। कभी गुलजार साहब के साथ बैठें तो ये कुछ ऐसी भी चीज़ें सुनाते हैं जो इन्होंने अगर कहीं लिखती हैं और व्हाट्सएप पे डाल दी है, तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक की जो यूनिवर्सिटी है, कैसे लाइक ए टन ऑफ ब्रिक्स आके गिरती है कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, जबकि वो चीज़ें भली आम हैं। लेकिन ये भी होती है जब जैसे ही आप ज़रा सा पॉलिटिकल होते हैं, तो आज के वक्त में इस देश में ज़रा भी पॉलिटिकल होना, ज़रा भी सोशली कॉन्शियस होना बड़ा मुश्किल भी होता जा रहा है। लेकिन ऐसे मुश्किलों में, ऐसे मुश्किल वक्त में ही तो हमको रास्ता दिखाते हैं गुलजार साहब जैसे
शायर। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही दोस्तों गुलजार भी अनंत हैं और उनकी कथा, उनकी पोट्री भी अनंत है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि क्यों मैं इनको एवरग्रीन एवरलास्टिंग कहता हूँ, तो ये सिलसिला चलता रह सकता है, लेकिन हर खूबसूरत चीज़ का एक अंत होना होता है। मगर अभी ये बिल्कुल दी एंड नहीं है, अभी हम 3-4 सवाल लेंगे, लेकिन प्लीज़ सवाल पूछिएगा। अपनी ओपिनियन हम लोग बाद में, जब अभी चाय पियेंगे थोड़ी देर में, और कैनोपीज़ होंगी हमारे सामने। पता नहीं कैनोपी, मुझे तो सिर्फ एक ही पता था जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बम्बई में बनाते थे बिल्डिंगों में, लेकिन खैर जो भी होगा वो उस वक्त। लेकिन सवाल आपके गुलजार साहब से और शैलजा से। Hello. Congratulations Shailja for the amazing book and looking forward to read it. गुलजार साहब से एक सवाल है। नहीं, इनसे पूछिए। नहीं, कोई नहीं, एक शुरुआत इधर से मुझे। आपसे शुरुआत ऑथर करेंगे। तो वही है, किताब उनकी है, आप सवाल मुझसे पूछते हैं। चलिए, अगर मुश्किल नहीं है तो पूछ लीजिए, मुश्किल सवाल है तो उनसे पूछिए। नहीं, मुश्किल नहीं है, बट एक बार मैं आपसे पूछ चुका हूँ लेकिन सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला था। तो मैं वापस वो सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत खूब लिखा है कि जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं हाथों की रेखा है, बट इसके बाद की लाइन, हमने देखा है दो तकदीरों को मिलते हुए। इतना ब्यूटीफुल थॉट कि दो हाथों की रेखाएं मिलती है तो दो तकदीर मिलती हैं। तो इसके पीछे आपका इंस्पिरेशन क्या था? नहीं, एक तो उस फिल्म में भी रेखा थी। पिछली बार भी यही जवाब दिया था आपने सर। पिछली बार भी यही जवाब दिया था आपने। भाई, हमने देखा था कि वो रेखा है, तो वो रेखा है, खूबसूरत सी रेखा खड़ी। पिछली बार भी यही जवाब, यही सही जवाब लग रहा मतलब है। देखिए, बात ही बदलते हैं गुलजार साहब, बात नहीं तो आप बदलते। दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं आपको सर, रेखा मैं अच्छी आई नहीं एम नॉट लगती? सेटिस्फाइड विद द आंसर। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वो सांवली सी लड़की, बड़ी प्यारी लड़की है। यस, वो बच्ची। एब्सोल्युटली सर। हाँ, बहुत वो सांवली सी लड़की है, और वो भी बाबूजी कह के आती है। और मेरी पत्नी की बहुत चहेती है, बहुत उन्हें प्यार करती है। और मेरा ख्याल है उससे अच्छी रेखा और कौन होगी? ना हाथ में होगी, ना हाथ में, ना जमीन पे। इधर से कोई सवाल? जी प्लीज, प्लीज मैम। सवाल सोच रही हैं? नहीं, इनके सामने बोलने के लिए हिम्मत, सांसें, बहुत कुछ चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि सामने जो बैठे हैं। बट सवाल मैं शैलजा जी से करूँगी, या फिर एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आपने अपनी किताब का नाम द मून स्मिथ रखा है। अगली बार एक चैप्टर गुलजार और चांद पे ज़रूर रखिएगा। क्या बात है, वाह। बिल्कुल, आपने सही मुद्दा उठाया, क्योंकि जब अतुल जी ने बात करी कि नया एडिशन है, उसमें सोशियो पॉलिटिकल बातें होंगी, तो एक जो सर का जो फैसिनेशन है विद द कॉस्मोस एंड द मून डेफिनेटली हैज टू बी देयर। बिल्कुल। एक चीज और भी है कि नंबर्स के साथ सर का जो एक रिश्ता है जी, 116। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी से ज़्यादा जिस तरह से वो चांद को हमारे हथेली पे लाके रखते हैं, जिस मून चांद को स्मिथ। हम छू पाते हैं, जी। निगल पाते हैं, चबा पाते हैं, उस पे एक चैप्टर तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, फुली एग्रीड एंड इट्स ऑलरेडी इन द वर्क्स। थैंक यू। Add to that point, since Please. मेरा सवाल exactly same था कि चांद मिस्री, चांद की बालियां, चांद को टॉस करते हैं, साबुन तो की अब तरह। क्या? आज इस दौर में आप क्या करते? मतलब आपने जब शुरुआत की तब चांद मिस्री था, फिर चांद की डली, चांद की बालियां, चांद को टॉस किया, सब किया। लिबास में तो अब्दुल कपूर का डायलॉग है कि चांद को निकल गया समझ के चांद को सरदर्द की निकल, गोली। हाँ exactly। अभी आपने चांद का मास्क भी सुना था थोड़ी देर पहले। अब आप इस उम्र के इस पड़ाव में चांद को कैसे देखते हैं? अब आपको चांद क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं सर? चांद भी तो बूढ़ा ही हो चला है। उम्र तो इनकी, अगर उम्र की इस पड़ाव में चांद भी तो उनसे काफी बड़ा है, तो कैसे देखते हो चांद को, और चांद को लेके और क्या करोगे? सर, चांद को चबाने की गाथा ही है। देखिए साहब,
अब ये वैसे तो मेरा कॉपीराइट है ना, पर मैं तो ये अब गिन रहा हूँ यहाँ पे कितने सारे चांद नज़र आ रहे हैं मुझे, इतने चांद से चेहरे। तो अब इन्हें जाके पोटली में डाल के जमा करके देखेंगे कि इनके सिक्के बनते हैं। जी जी, तो एक हाथ उधर उठ रहा है पीछे से, जी प्लीज। माइक आ रहा है अभी Sorry, आपके can we पास। take this one first and then the last question can go over there? Is that fine? यस यस यस। हाँ जी, गुलजार साहब, इन चांद पे हम दोनों का कॉपीराइट है, शी इज़ आवर ब्यूटीफुल मदर चांद। मुझसे क्यों पूछते हैं? एंड दूसरा मुझे, हाँ जी, ये पूछना था, देयर इज ए सॉन्ग ऑफ योर्स जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है, आई लव इट, क्या चीज़? उसका इंस्पिरेशन बताएंगे जहाँ पर प्लीज़। सवेरा हो बसेरा वही है, she loves it, she wants to know क्या इंस्पिरेशन थी उसके पीछे। बसेरा का टाइटल सॉन्ग जहाँ पे इंस्पिरेशन। एक बात सही ये है कि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे शायरी सुनाइए, लिटरेचर की बात कीजिए, जब सवाल आते हैं तो सिवाय फिल्मों के कोई नहीं आता। हर शख्स फिल्मों का, बिकॉज दैट द ईजीएस्ट थिंग विच यू हैव सीन और रेड और नोन। कभी किताब भी पढ़ लिया कीजिए, कभी कोई किताब भी पढ़ के पूछिए, वरना सिवाय फिल्मों के और उससे आगे आप कभी नहीं पूछ पाते। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप किताब नहीं पढ़ते, आप किताब पढ़ते ही नहीं हैं। कभी किताब भी पढ़िए, अच्छी लगेगी। एक और ज़रिया भी है, इतना आसान नहीं है कि 100 रुपये में टिकट लिया, 125 का देखा, फिर हाँ फिल्म बनाई है, हाँ कह के चले गए। ये क्या बात हुई? और शैलजा अफसोस की होता है इतनी बड़ी महफिल में 1-1.5 घंटा बैठने के बाद नज़में बांट के नज़मों की किताब लिख, फिर नज़मों पर नज़मों की पूरी पोथी सुना के उनके बारे में रिएक्शन दे के उसके बारे में सब कुछ करने के बाद वही रेखा क्यों थी, रेखा ने शादी क्यों नहीं की, बताओ, बात आके रेखा पे ख़त्म हो गई, है ना। ये अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है। बिल्कुल सर। सर आपके बहुत अच्छे दोस्त, और वैसे वो आपसे छोटे हैं लेकिन आप उनको अक्सर उस्ताद बनाने की कोशिश करते रहते हैं। श्याम बेनेगल जी अक्सर ये कहते हैं कि भाई मुझसे सवाल ज़रूर पूछना, बट आई एम नॉट स्टारडस्ट। तो मुझसे वो स्टारडस्ट और फिल्म फेयर मैगजीन वाले सवाल मत पूछना। कहते फाइनली यू फील कि यू आर स्टारडस्ट ओनली। बिल्कुल श्याम बहुत सही कहते हैं कि आप फाइनली वही मैगजीन बन के, आई मीन आई फील आई एम अ स्टारडस्ट एंड इट इज़ ट्रू, अ ह्यूमन बीइंग इज स्टारडस्ट। जी उधर से एक सवाल था, आप जी, पूछने वाले हैं अभी कि नहीं? नहीं, वो फिल्म का हो गया इसलिए अब चुप हो गए। अच्छा ठीक, रहने दीजिए। नमस्ते सर, फिल्मी सवाल नहीं है सर, बुक पढ़ रहा है आपकी। सो सर, माय नेम इज़ अक्ष एंड आई एम अ राइटर एज वेल। सो मेरा एक राइटिंग के क्राफ्ट के रिलेटेड आपसे सवाल पूछना था सर। तो आपने, एम आई ऑडिबल? जी बोलिए। या सो सर, आपने कहा कि लिखने से ही लेखक बनते हो तुम। तो सर आपकी आज जो नज़में सुनी और पहले से बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, तो उसमें ये एहसास हुआ कि आप एग्जिस्टेंशियलिज्म या तो स्पिरिचुअलिज्म को भी आप उसी आसानी से कह देते हो जितना आप कोई पॉलिटिकल या कोई सोशियोलॉजिकल इशू है उसको उतनी आसानी से कह देते हो सर। तो एक कुछ यंग राइटर्स के लिए टिप या मेरे लिए टिप कि आप किस हिसाब से वो आपके क्राफ्ट में ढाल सको उस चीज़ को कि कह भी दिया और लगे भी ना, वैसे सर। मैं नहीं समझा सर, क्राफ्ट रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, क्राफ्ट की बात कर रहे हैं कि आप कैसे आप स्पिरिचुअलिटी की या कॉस्मॉस की या दूसरी बातें भी और सोशियो पॉलिटिकल बातें भी उसी आसानी से कह देते हैं और इस तरह कह देते हैं कि कह भी दिया, हाँ, कि ट्रिगर और नहीं हुआ लगे सर भी नहीं। तो ये कैसे आप यंग राइटर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सीख रहा हूँ, जब सीख जाऊँगा तो बता दूँगा। ठीक है।
थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you. लेकिन फॉर्मल थैंक यू के लिए अभी लाइक एवरी गुड थिंग दिस मस्ट कम टू एन एंड। अभी बहुत से लोगों ने जो किताबें यहाँ पे ताज़ी ली हैं वो शायद गुलजार साहब से साइन भी करवाना चाहेंगे और उसके बाद में हमें अभी कुछ साइन भी करनी है। जी। और लेकिन समित साहब को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा, समित चंद्रा को। इनका मैं कैसे इंट्रोडक्शन दूँ? आप आज के इंट्रोडक्शन के बाद ये समझ लीजिए कि ये मिस्टर शैलजा चंद्रा हैं। आपने मेरा ही डायलॉग चुरा लिया। Hello everyone, Samit Chandra. Most people know me as Shailja's husband, so that's how I'm known mostly in Sydney as well. And firstly, thank you Gulzar Saab for taking out time and gracing us with your presence today, but also at the same time being part of the journey of Shailja's book, and as everyone heard. So thank you Gulzar Saab. I would also like to specially thank Atulji for a wonderfully moderating today's session and being a great friend as well. Hawa Call publishers Kirtiji and Bitanji, and also thank you for being present here in person. Thank you to all of you for being such a great audience. Thank you. Shailja's mother, sister, and Jijaji for traveling this morning from Dehradun and joining this session, and also all of our support here in Mumbai, especially Ashok Bindalji and all other friends. Jogeshji for his support with this event, and Ria and other quorum staff. Thank you for organizing this event, and thanks again everyone. And Shailja is here for book signing as we close the event. Plus, Shailja's personal guests are invited to a drink and canapes in that section over there. Study section. And thank you very much. Thanks. You have been a wonderful audience. Thank you.